हो गया। हेलो एवरीवन, तो आज हम लोग कर रहे हैं क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का एक टॉपिक दैट नोन इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये एक्चुअली इसमें जूल्स लॉ हम लोगों को बहुत ज्यादा पढ़ना है और थोड़ा ढंग से समझना है इस कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट बहुत इजी है, कॉन्सेप्ट में कोई ऐसा टफ टॉपिक नहीं है कि ना समझ आए, बहुत इजीली आपको समझ आएगा। होता क्या है, जब भी करंट किसी वायर में फ्लो होता है तो करंट वहां पर ना हीट प्रोड्यूस करता है। ये एक एक्सपेरिमेंटल थॉट था, इसके पीछे कोई थ्योरी नहीं थी कि ऐसा क्यों होता है, क्या होता है। एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जितनी देर तक और जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ज्यादा वो हीट प्रोड्यूस करेगा। मैं तुम्हें कुछ एग्जांपल देता हूँ आपकी प्रैक्टिकल लाइफ से, और अगर आप रिलेट कर पाओ उस एग्जांपल्स को ना तो आप हैंड रेस करके मेरे को बताना। एग्जांपल नंबर 1, पहला एग्जांपल है, जब आप लोग देखा होगा जो हमारे घर में पुराने वाले बल्ब आते थे, वो ना येलो वाले बल्ब होते थे। सूर्या सूर्या याद करो, हाँ, वो येलो वाले जो बल्ब होते थे, वो वाले बल्ब अगर आप आधे घंटे लगाओ तो बहुत गर्म हो जाते थे, है ना? सबने फील करा होगा, गर्म हो जाते थे बहुत ज्यादा। गुड। दूसरा, आपका जो घर पे फैन चलता है ऊपर, तो जो फैन चलता है वो फैन भी अगर कुछ देर चला लो तो फैन बीच में पकड़ना कभी वो हीट हो जाए, गर्म हो जाएगा। क्या आपने उसको हीट दी? आंसर है नहीं, बिल्कुल नहीं हीट दी आपने, वो अपने आप गर्म हो गया। ऐसे ही आपके पास बहुत सारे अलग एग्जांपल आएंगे। जैसे कि एग्जांपल के लिए कभी यार ऐसा हुआ होगा जो आप जिसमें आप शॉकेट, मैं तुम्हें एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे कि ये एक्सटेंशन देख रहे हो, ठीक है, मैंने इसमें ना ऐसे लैपटॉप का चार्जर लगा हुआ है। तो क्या होगा अगर मैं इस लैपटॉप के चार्जर को यहाँ लगा दूं, यहाँ गीजर लगा दूं, यहाँ एक और चीज लगा दूं, यहाँ एक और, कुछ देर में गर्म हो जाएगा और कई लोग फूक भी जाता है। ऐसा हुआ है आप लोगों के साथ? एक बार बताओ, आप हैंड रेस करके बताना है, मतलब हैंड रेस अगर हुआ है तो किसी के। तो दे ऑल आर ड्यू टू द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सबका पर्पस ही यही है, सिर्फ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, कि भैया हीटिंग जो इलेक्ट्रिक करंट है वो हीट प्रोड्यूस करता है, जिसकी वजह से हमारे बहुत सारे नुकसान होते हैं। तो इसके बारे में क्या बात की गई, तो मैं आपको अगेन दोबारा से उसी टॉपिक पे लाऊंगा जो मैंने आपको पहली पेपर बताया था। मैंने क्या बताया था, हमारे किसी सर्किट में तीन चीजें होती हैं, एक होता है एल, एक होता है सी, एक होता है आर। एल को बोलते हैं इंडक्टर, ये तीन चीज, ट्रांसफॉर्मर भी होता है, पर हम उसको डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। एक होता है कैपेसिटर और तीसरा होता है आपका रेजिस्टर। अब पहला क्वेश्चन मेरा ये है, ध्यान सुनना इंपॉर्टेंट, कि हीट बन कहां से थी वो बता रहा हूं। पहला क्वेश्चन हमारे ये है कि जो इंडक्टर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, हाँ, कुछ मेटल ऐसे होते हैं, बिल्कुल सही बताया है कि जिनको रब करने पे हीट बनती है। लेकिन लॉजिक समझो, मेटल को रब करने पे हीट बनना और करंट के फ्लो होने में हीट करने में फर्क है। रब करने को हीट बनने को हम लोग फ्रिक्शन कहते हैं, जो हम लोगों ने 8th 9th में पढ़ा। करंट के फ्लो होने से जो हीट बनती है उसे इलेक्ट्रिकल हीटिंग कहते हैं, दैट इज फार अवे फ्रॉम द फ्रिक्शनल हीटिंग। बात समझ आई मेरी वाली बात? तो अभी ध्यान सुनो, अगर हमारे पास एक सर्किट के अंदर, एक क्वेश्चन था 1 मार्क का क्वेश्चन समझो, अगर हमारे किसी सर्किट में इंडक्टर नहीं है, कैपेसिटर नहीं, सर्किट इज कंप्लीटली रेजिस्टिव, कंप्लीटली, प्योरली, अगर सर्किट प्योरली या कंप्लीटली क्या है, रेजिस्टिव है, प्योरली रेजिस्टिव है, तो जो आप उसको करंट देते थे ना अभी तक, कुछ करंट इंडक्टर यूज करता था, कुछ कैपेसिटर यूज करता था, कुछ रजिस्टर यूज करता था, ठीक है भाई, करंट कहीं ना कहीं यूज हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस यूज हो रहा है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं है सर्किट के अंदर, आपका सर्किट कंप्लीटली और प्योरली रजिस्टिव है, तो वेयर डज एनर्जी को, एनर्जी डिसिपेटेड होता है, गो नहीं होता। डिसिपेट, तो सारी एनर्जी कहां डिसिपेट, मतलब खत्म हो जाएगी ना, यूज हो जाएगी। तो सारी एनर्जी कहां डिसिपेट हो जाएगी, कहां खत्म हो जाएगी? तो भैया कंप्लीट की जो आपके एनर्जी है भैया वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी। द कंप्लीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट whenever there is only resistance in the circuit। बात बहुत अजीब सी थी बट ठीक लगी, ये बात डिस्कस की गई। मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाता हूँ इस सेंटेंस को। तो एनसीईआरटी में देखो, ये 12.7 टॉपिक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ क्या लिखा है, वी नो दैट अ बैटरी, सबको दिख रहा है प्रॉपर? थोड़ा जूम कर लेता हूँ और इसको, वैसे दिख ही रहा होगा। क्या लिखा है, वी नो दैट अ बैटरी और सेल द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। हमें पता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का सोर्स होता है वो सेल या बैटरी होता है। ये सेंटेंस याद रखना, पूछा आता है कई बार। द केमिकल रिएक्शन विद इन द सेल जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस। भाई किसी सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होगा
जिसकी वजह से आपका क्या होगा, पोटेंशियल, वो एनर्जी क्रिएट होती है और वो एनर्जी सर्किट में भेजता है। आगे बोला गया इन दीज टू टर्मिनल सेट अ इलेक्ट्रॉन इन अ मोशन टू फ्लो ऑफ करंट एंड थ्रू अ रजिस्टर ऑफ अ सिस्टम। और ये जो आपका जो वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है सेल, उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन सर्किट के अंदर मूव करते हैं, लेकिन रेजिस्टेंस क्या करता है, उन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को रोकने की कोशिश करता है। तो क्वेश्चन पूछा गया, वी हैव सीन इन सेक्शन 12.2, हमने क्या देखा था कि करंट को चलाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। अब अगला है व्हाट टू मेंटेन द करंट, करंट मेंटेन कौन करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस करेगा। द रेजिस्टेंस इज कीप टू एक्सपेंडिंग एनर्जी, सॉरी कम गया, द सोर्स इट हैज टू कीप एक्सपेंडिंग एनर्जी, लगातार सोर्स जो है, सोर्स मतलब सेल, वो लगातार एनर्जी खर्च कर रहा है। अब ऐसा समझो कि जैसे कि आप ना गांव में होता है ना, हम लोग जब चारा काटते हैं तो एक इंसान लगातार मशीन चला रहा है, मशीन चला रहा है, एक बंदा चारा कटे जा रहा है, चारा कटे जा रहा है। सेम तरीके से आपका सेल है, वो लगातार एनर्जी दिए जा रहा है, एनर्जी दिए जा रहा है, एनर्जी दिए जा रहा है, और द करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। अच्छा, बट वेयर डज एनर्जी गो, वो जाती का है एनर्जी। दिक्कत तो यही है, लगातार पोटेंशियल उसको एनर्जी दे रहा है। बात समझ रहे हो? यहाँ मेरा कर्सर देख लेना, यहाँ पढ़ रहा हूं मैं। तो अ पार्ट ऑफ सोर्स एनर्जीज मेंटेन द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क। तो करंट का कुछ पार्ट तो ना वर्क में कन्वर्ट हो जाता है। भाई पंखा चल रहा है तो पंखा चलाएगा, लाइट है तो लाइट जलाएगा, ठीक है, हीटर है तो हीटर चलाएगा, या आपका अगर फ्रिज चल रहा है तो फ्रिज चलाएगा। तो कुछ इलेक्ट्रिक करंट तो आपका काम करने में चले जाता है, like rotating the blade of electric fan. Rest of the energy may expanded into heat, और जो बची हुई एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, वो हीट में कन्वर्ट हो जाती है। बात समझ आ गई? अच्छा, एंड रेज द टेम्परेचर ऑफ गैजेट, और जो भी आपका गैजेट है, मोबाइल हुआ, आपका फैन हुआ, कुछ भी हो, उसका टेम्परेचर बढ़ा देती है। आगे, we often observe that in our daily life, for example electric fan become warm in usually continuously for longer time। देखा होगा आपने, फ्रिज, फ्रिज तो खैर फ्रिज का तो अलग भी लॉजिक है गर्म होने का, फैन गर्म हो जाता है, मैंने आपको बताया था एग्जांपल के, बल्ब गर्म हो जाता है। जो बात मैंने आपको बताई वही एनसीईआरटी में लिखी। आगे, वन ऑफ द अदर हैंड इफ द इलेक्ट्रिक सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, इस बात को इंपॉर्टेंट देना, इंपॉर्टेंस देना इस वाली बात को, कि इफ द सर्किट इज प्योरली रेजिस्टिव, सर्किट में और कुछ है ही नहीं, ना पंखा है, ना फ्रिज है, ना बल्ब है, कुछ नहीं, बस एक रेजिस्टेंस लगा दिया, तो यूज कहां करेंगे एनर्जी? भाई यूज तो तब करते जब पंखा घुमाने में काम आता। अब पंखा ही नहीं है, फ्रिज की मोटर नहीं चलानी है, फैन नहीं चलाना है, इलेक्ट्रिक बल्ब नहीं जलाना है, सिर्फ एक सिंगल रेजिस्टेंस लगा दिया। तो सिंगल रेजिस्टेंस लगा देंगे, दैट इज अ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रेजिस्टर ओनली कनेक्टेड टू अ बैटरी, द सोर्स कंटिन्यूअसली गेट्स डिसिपेटेड entirely in the form of heat and that is known as a heating effect of electric current। तो एक मार्क्स में क्वेश्चन बनता है, ये बात समझ आई सबको? तो हैंड रेस करके बताओ फटाफट जल्दी। तो एनसीईआरटी से वापस आओ और दोबारा समझो आप कंसेप्ट क्या है। तो ये कंसेप्ट ये है, इसलिए मैंने आप देखो एनसीईआरटी बता रहा हूं ताकि आप जब एनसीईआरटी पढ़े तो आपको लैंग्वेज समझ आए। देखो मैं ये कहना चाह रहा, एनसीईआरटी ये कहना चाह रही है मैं क्या, कि भैया अगर यहां पर फैन लगा, यहां पर फैन लगा, तो क्या होगा, यहां से ये सेल लगातार एनर्जी देगा इलेक्ट्रॉन को, चलो भैया करंट चलो, करंट चलो, करंट, करंट जाएगा यहां पर। करंट क्या करेगा, इससे तो एनर्जी लेके गया था, वो एनर्जी देगा, आगे निकल जाएगा। करंट यहां से एनर्जी उठाता है, यहां देता है, फिर आगे चले जाता है। करंट थोड़ी खर्च होता है, करंट तो भैया कह रहा हम तो पूरे जाएंगे। करंट देखो, करंट क्या है, करंट कुछ नहीं, करंट एक तरीके का मजदूर है। वो मजदूर यहां से एनर्जी उठाता है, यहाँ फेंकता है, आगे आता है, फिर एनर्जी उठाता है, फिर फेंकता है, ये कर रहा है जब तक इसकी एनर्जी खर्च नहीं हो जाती। एक बेसिक, मतलब हम लोग अपनी लेमैन की भाषा में समझ लें, आम भाषा में समझ लें। अब ये फैन का क्या काम करेगा, फैन में तो एनर्जी इसको दी, वो कुछ एनर्जी तो फैन घुमाने में चली जाएगी, कुछ एनर्जी इसमें हीट प्रोड्यूस कर देगी। तो भैया कुछ वर्क में कन्वर्ट हो जाएगी और कुछ हीट में कन्वर्ट हो जाएगी, दो काम हो गए। अब एनसीईआरटी ये बोल रही है, एनसीईआरटी कह रही है कि अगर हम फैन लगाने के बजाय अगर मैं सिर्फ रेजिस्टेंस लगा दूं, सिर्फ रेजिस्टेंस, जिसमें काम कुछ नहीं होना, तो क्या होगा, सारी एनर्जी कहां जाएगी, वो वर्क तो हो ही नहीं ना कुछ भी, तो सारी की सारी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट में। आपकी इलेक्ट्रिक प्रेस में क्या होता है, जब तुम इलेक्ट्रिक प्रेस लगाते हो तो नास्ती थोड़ी है कोई वो। मैं एक मेरा वो था ना फ्रेंड था, मैंने उससे पूछा तेरे घर में इलेक्ट्रिक प्रेस है, कह रहा है लेकिन गर्म नहीं होती। तो करता क्या, उसका लड़ाई में काम आती है, फेंक के मारने के। तो ऐसी प्रेस का फायदा क्या, वो हीट प्रोड्यूस करेगी ना। तो ये तुम चाहो चाहे ना चाहो हीट तो प्रोड्यूस होगी। समझ आई बात नहीं आई? तो अगर सर्किट के अंदर सिर्फ रेजिस्टेंस होगा तो वर्क तो होगा ही नहीं। पहले क्या था, पहले कुछ वर्क हो जाता था,
और कुछ हीट कन्वर्ट हो जाती थी। अब तुमने रेजिस्टेंस लगा दिया, वर्क हो ही नहीं रहा, तो सारी की सारी एनर्जी किस काम में चली जाएगी? हीट प्रोड्यूस करने में चली जाएगी। बात समझ आई तो हैंड रेस करके बताओ। तो भैया हमारे पास अल्टीमेट कहानी ये आई कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है कि भैया अगर कोई सर्किट प्योरली रेजिस्टिव है, इसका मतलब उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस जुड़े हैं सेल के साथ, और कंटिन्यूअसली सोर्स से जो एनर्जी आ रही है वो हीट में कन्वर्ट हो रही है, तो दैट इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। ये बात फटाफट नोट करो। तो अभी आपको समझ आ गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या था। अब आगे बढ़ते हैं। एक साइंटिस्ट है जेम्स जूल्स, इनके नाम पे सब यूनिट रखे गए। उन जूल ने ये बोला कि भैया ये जो हीट बन रही है आखिर कि किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है। तो हम लिखेंगे यहां पर नोट करके अलग से, अकॉर्डिंग टू, फटाफट लिखो मेरे साथ, अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ। हीटिंग इफेक्ट तो समझ आ गया हमें, लेकिन हमें चेक भी तो करना है कि हम इस हीट को कंट्रोल भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। भाई अनडिजायरेबल है, कहीं डिजायरेबल है। तो देखो अनडिजायरेबल कहां है, मेरी बात समझो पहले, एक बार अंडरस्टैंड करो फिर लिखवाता हूं। अब मान लो आपके घर में आप नहीं चाहते, लेकिन हीट बन रही है, पंखा गर्म हो रहा है, बल्ब गर्म हो रहा है, नहीं चाहिए फिर भी हो रहा है। लेकिन अगर आप, हमने सोचा यार काम ना करें, क्या हम इस हीट का यूज नहीं कर सकते लाइफ में अपनी? बस यही, ये तो यही साइंस शुरू होती है। साइंस में लोग ये चाहते हैं कि जो चीज हम नेचुरली है और हमारे काम की नहीं है, उसको जहां काम की नहीं है वहां तो कम कर लो, और वो पता है होती तो है ही, तो उसे जहां कहीं ना कहीं काम का बना लो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको इसके बाद दिखाऊंगा जूल्स हीटिंग लॉ के बाद, कि जूल्स हीटिंग लॉ का यूज करके हमने क्या क्या बनाया। हमने बल्ब भी वहीं से बनाया, हमने फ्यूज बनाया, हम लोगों ने हीटिंग डिवाइस बनाए। एक बार बताओ, तो मैंने एग्जांपल तुम्हें दिया कुछ देर पहले भी कि भाई प्रेस अगर गर्म नहीं होती तो किस काम की, तो तुम इलेक्ट्रिक प्रेस का यूज कर सकते हो। इलेक्ट्रिक प्रेस गर्म होगी तभी तो काम की है। फ्यूज देखा, पूरा इन्वर्टर में फ्यूज लगाता है पीछे की तरफ, मैं तुम्हें दिखा दूंगा, अभी निकालूंगा तो लाइट चली जाएगी। हाँ रेजिस्टेंस बहुत सस्ता मिलता है, 2 रुपए का, फ्यूज 5 रुपए का मिलता है। ये सब आइटम बहुत महंगे नहीं है, बट क्या इनके एक्सपेरिमेंट करने के लिए सेटअप थोड़ा महंगा पड़ता है। आपको एमीटर चाहिए, वोल्टमीटर चाहिए, सेल चाहिए, वगैरह वगैरह। ठीक है, मैं कुछ एक्सपेरिमेंट बताऊंगा आपको। अब तो थ्योरी में एक्सपेरिमेंट हट गए, वरना मैं पहले तो एक्सपेरिमेंट बताता भी था, वीडियो भी दिखाता था। आपको दिखा दूंगा एक्सपेरिमेंट, कुछ कर लेना ट्राई, घर पे ट्राई कर लेना, चिंता मत करो। ठीक है, तो जूल्स हीटिंग लॉ क्या कहता है? हीट प्रोड्यूस in a resistor is depends on resistor depends on नंबर 1, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? नंबर 1, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। एक्सपेरिमेंटल था, तो हीट इज डायरेक्टली directly proportional to the square of current। कौन सा करंट? इलेक्ट्रिक करंट। दिख रहा है ये क्या लिखा है? ठीक है, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। तीसरा, हीट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम। इसका मतलब अगर करंट इंक्रीज करोगे तो उसके स्क्वायर में हीट बढ़े। करंट तुमने 2 का 4 किया तो ये दो होता तो 2 का स्क्वायर होता, 4 है तो 4 का स्क्वायर होगा। दूसरी बात, रेजिस्टेंस अगर ज्यादा होगा तो हीट ज्यादा बनेगी। टाइम, एक बात बताओ, मैं तुम्हें तीनों का एग्जांपल देके समझाता हूँ, तीनों एग्जांपल देके समझो। आपके घर में कम करंट आ रहा है तो भैया कम हीट बनेगी। ठीक है, अगर आपने एक तो लिया इलेक्ट्रिक हीटर लिया, या सिंपल से वो लेते हैं आजकल का एग्जांपल, एक लिया आपने येलो वाला बल्ब, सूर्य, और एक लिया आपने जो एलईडी आजकल आती है, जो घर में एलईडी यूज करते हैं हम लोग, मैंने भी एलईडी लगाई हुई है। तो एलईडी का रेजिस्टेंस कम होता है, सूर्य वाले बल्ब का रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो क्या होगा? रेजिस्टेंस ज्यादा है तो हीट भी ज्यादा बनेगी। ठीक है, जो मैंने यहाँ लिखा है अपने आप लिखोगे यहाँ पर तुम ये कहीं सब मेरे से लिखवाओ भैया, क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टाइम। दूसरा, आपने क्या किया?
उसके अलावा देखो, आपने 2 बल्ब लिए, एक बल्ब को जलाया आपने 5 मिनट, एक को जलाया 5 घंटे, कौन ज्यादा गर्म होगा? टाइम, जिसका टाइम ज्यादा है। सिंपल लॉजिक। प्रेस को लगाया 2 मिनट में बंद कर दिया, प्रेस को लगाया आधे घंटे लगे रहने दिया, टाइम बढ़ाओगे हीट बढ़ेगी। बात समझ आई नहीं आई? ये जूल्स हीटिंग लॉ होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, डिफाइन जूल्स हीटिंग लॉ। आप बोलेंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ द हीट प्रोड्यूस्ड इन अ रजिस्टर इज डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर। It is directly proportional to the square of current, it is directly proportional to the resistance, it is directly proportional to the time। यही लिख के आओगे एग्जाम में और फिर फॉर्मूला लिख लोगे। इसके बाद इसको पूरे कंबाइन करोगे तो ऊपर वाला लिख लेना आप लोगों ने, ये मिटा दे रहा हूं मैं। इसको कंबाइन करोगे और कंबाइन करके, तो तीनों कंबाइन करोगे तो यहां आएगा H प्रोपोर्शनल I स्क्वायर RT। और जहां बच्चों प्रोपोर्शनल आता है वहां से प्रोपोर्शनल हटा के साइन लगाते हैं कांस्टेंट का। तो हमने ये हटाया, बराबर लगाया, और यहां पर लेंगे हम लोग J I स्क्वायर R, वेयर J इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, या जूल्स कांस्टेंट लिखो, तुम इतना टेंशन मत लो। जूल्स कांस्टेंट, जूल्स कांस्टेंट, और जिसकी वैल्यू होती है 1, बस इतना ही टेंशन, बस इतना ही रखना है। तो क्या हो जाएगा, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर R, दैट इज द फाइनल। तो जूल्स हीटिंग लॉ के बारे में आएगा तो लिख के आओगे ऐसे करके पूरा ब्रैकेट ब्रैकेट में लिख के, फिर ऐसे लिखोगे, फिर ऐसे लिखोगे, फिर यहां लिखोगे, यहां तक फॉर्मूला हो जाए कन्वर्ट। ठीक है, चलो फटाफट से नोट करो। तो जूल्स हीटिंग लॉ समझ आ गया आपको, फॉर्मूला समझ आ गया। अब मैं एक न्यूमेटर करा रहा हूं जूल्स हीटिंग लॉ के ऊपर तुम्हें, ठीक है। अब देखो जूल्स हीटिंग लॉ के ना, जूल्स हीटिंग लॉ से ना कुछ फॉर्मूले और बन सकते हैं अलग से, उन्हें नोट कर लो जरा एक बार। पहला एक फॉर्मूला तो हमने बना लिया, H बराबर आई स्क्वायर RT है। एक फॉर्मूला तो हमारा ये आई गया। हम क्या कर सकते हैं, पुट, क्या कर सकते हैं, आई के बजाय वैल्यू पुट कर सकते हैं। वी नो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर होता है। तो आई बराबर क्या होगा, V अपॉन आर होगा। तो आई के बजाय V अपॉन आर पुट कर लो, तो H बराबर क्या आ गया, जहां आई स्क्वायर था वहां V अपॉन आर रखा, और इसका स्क्वायर था तो इसका भी स्क्वायर कर दिया। भाई आई का स्क्वायर था तो V अपॉन आर का भी स्क्वायर कर दिया, इंटू आर इंटू टी। तो H बराबर क्या आ गया, V स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और इंटू आर इंटू टी। इस आर स्क्वायर से यार मर गया, मर गया आपस में। H बराबर क्या बचा, V स्क्वायर, कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दी मैंने, हाँ, V स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, सही है। हाँ, अरे हाँ, एक और बचेगा ना, ठीक, सही है। एक तरीका तो ये हो गया, एक फॉर्मूला हमारे पास ये था मेन जो हमने निकाला अभी जूल्स हीटिंग लॉ से, ये तो मेन फॉर्मूला है। मतलब आप ये वाला फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो अगर पेपर में आए कि कौन सा फॉर्मूला सही है जूल्स हीटिंग लॉ का, तो ये भी सही है, और एमसीक्यू फॉर्म में आ सकता है ना दूसरा। तो ये तो हमारा हो गया पार्ट 1। अब पार्ट 2 देखो जरा, पुट, और क्या पुट कर सकते हैं, अगर मैं, देखो एक फॉर्मूला ये हो गया, अब हम और क्या पुट कर सकते हैं, और किसके बजाय वैल्यू पुट कर सकते हैं, इस आर के बजाय वैल्यू पुट कर सकते हैं ना। भाई हमने आई के बजाय करके देखी, आर के बजाय करके देख लें एक बार। पुट V इक्वल टू पता है आपको आई आर होता है, तो आर बराबर क्या होगा, V अपॉन आई। भाई यही तो होगा, V अपॉन आई होगा, तो यहां पुट कर देते हैं। तो H बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है, तो इस R के बजाय क्या पुट कर देंगे, ये पुट कर देंगे। तो आपका H बराबर क्या आ जाएगा, आई स्क्वायर, ये आ जाएगा V अपॉन आई और इंटू टी। आई से आई मर जाएगा, ठीक है। तो H बराबर क्या हो जाएगा, V आई, ये तीसरा फॉर्मूला आ गया। दैट मीन्स H का फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी भी वैलिड है, V स्क्वायर बाई आर टी भी वैलिड है, और वी आई टी वैलिड है। दे ऑल आर फॉर्मूला। फटाफट नोट करो अलग से। हेलो एवरीवन, तो फिर हम लोग अब फिलहाल इस टॉपिक को यहीं फिनिश कर रहे हैं, इसके बाद का हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।